वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में कि कोशिका क्या होती है एंड उसके टाइप्स एंड नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। फर्स्ट सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सेल क्या होता है एंड उसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एनिमल सेल जो होती है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं एंड वो कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम देखते हैं एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही एक सेल में भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। कि एक सेल जो होती है उसमें डिवीज़न करने की मतलब क्षमता होती है। तो सेल जो होती है वो डिवीज़न कर सकते हैं, डिवीज़न करके काफ़ी सारी सेल बनाती है। काफ़ी सारी सेल या कोशिका मिल के एक जो मतलब उत्तक, तो ये उत्तक से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल होती है वर्क करती है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। तो सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल एंड साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड वेसिकल्स, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ये न्यूक्लियस। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं आगे हम पूरा प्रॉपर इनका पढ़ेंगे कि ये ऑर्गन्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं एंड इनके क्या क्या वर्क होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। तो जैसे मैंने बताया कि कोशिका जो होती है शरीर की रचनात्मक इकाई है, मतलब हमारे सजीव जो भी ह्यूमन होते हैं या फिर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनकी बॉडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, कोशिका से। इसलिए कोशिका को सजीवों के जो शरीर होता है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और स्वतः जनन की सामर्थ्य मतलब कि कोशिका जो होती है वो डिवीज़न कर सकती है और एक कोशिका से काफ़ी सारी कोशिकाएं बना सकती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो हमने देखा डायग्राम में कि कोशिका जो होती है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स से मिलकर ये कोशिका बनती है और इसमें काफ़ी सारे मतलब प्रोसेसिंग भी इस कोशिका के अंदर होती है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल, कि कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो फर्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है स्वतंत्र होती है, मतलब ये सिंगल सेलुलर होती है। कि जो एनिमल एक कोशिकीय होते हैं वो उनमें कौन सी सेल्स होती हैं, मतलब किस प्रकार की कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। एक सिंगल सेल होती है और ये स्वतंत्र होती है पूर्ण रूप से, कि इसी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होते हैं और ये पूरा कि एनिमल की प्रोसेसिंग जो होती है इसी सेल में होती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो सिंगल सेलुलर होती हैं, ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में पाई जाती हैं। एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इनमें केंद्रक कोई स्पष्ट तरह का केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु या नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। काफ़ी तरीके के छोटे जीवाणु होते हैं, नीलहरित शैवाल होते हैं, उनमें कौन सी सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सभी उच्च श्रेणी के पौधों व जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो भी मल्टी सेलुलर और मतलब जीव होते हैं उनमें कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल। एंड सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक
पाया जाता है जो एक आवरण से ढका हुआ रहता है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे, प्रोकैरियोटिक्स विथ यूकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गन्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, फ्लैजेलम, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है सबसे बाहरी लेयर होती है, मतलब अभी हमने बताया ना कि प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया में। तो कुछ बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें वाष्पीकरण का भी प्रोसेस होता है। तो वाष्पीकरण से प्रोटेक्शन के लिए उनके बाहर की तरफ कौन सी लेयर पाई जाती है उनके ऊपर, इसमें सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल की, और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उसमें न्यूक्लियोइड होता है और राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम। और ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेलम। एंड इस यहाँ देखते हैं हम यूकैरियोट्स सेल, कि यूकैरियोट सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बट क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल की क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बट प्लांट सेल की जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, सो अब हम इनके वर्क देखते हैं कि इनके क्या क्या वर्क होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है उसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसमें काफ़ी सारे बीच बीच में डॉट्स होते हैं। ये बाहर की जो लेयर है यहाँ पे काफ़ी सारे डॉट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए होते हैं, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मतलब कि सेल का अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको बाहर भेजने के लिए, या फिर और हमारे बॉडी में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसे कोशिका में अंदर भेजने के लिए वहाँ पे एक पोर उपस्थित होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे ये पोर जो होते हैं वो उन प्रोडक्ट को अंदर या बाहर जाने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इसमें कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ऑर्गन होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, एंड ये भी लिपिड से बना हुआ होता है। एंड इसमें भी पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसके अंदर एक फ्लड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें काफ़ी सारे जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में काफ़ी सारे एंजाइम और डीएनए आरएनए होते हैं। मतलब इनका क्या वर्क होता है, इसमें काफ़ी एंजाइम्स और आयन भी होते हैं। इन एंजाइम्स और आयन इसमें न्यूक्लियस में किस लिए होते हैं कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिसके लिए एंजाइम्स और आयन जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ओके, और उसके बाद है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। तो हमारे केंद्रक के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिक। ये जो होता है हमारे सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक है, तो केंद्रिका किस में हेल्प करेगा, सेल डिवीज़न में। उसके बाद हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतर्प्रद्रव्य जालिका। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है कि जिन पे राइबोसोम्स जिनसे अटैच होते हैं उन्हें हम रफ ईआर बोलते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो स्मूथ ईआर होते हैं वो लिपिड का संश्लेषण करते हैं और इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच
नहीं होते। ओके, एंड ये उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, जो हमने अभी देखी केंद्रिका के अंदर जो होते हैं राइबोसोम्स बनते हैं, एंड केंद्रक से बाहर आ जाता है, एंड ये फ्रीली हमारा जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर फ्रीली मूव करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमारा न्यूक्लियस जो होता है, मतलब केंद्रक जो होता है, केंद्रक के ऊपर बाहर एक आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी। तो गोल्जी अपरेटर जो होता है ये मतलब एक तरीके का अंग होता है। ये अंग जो होता है हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है उसके पास स्थित होता है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके सराउंडिंग चारों तरफ सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होता है, गोल्जी अपरेटर होता है। तो ये गोल्जी अपरेटर का क्या वर्क होता है कि मतलब ईआर से जो भी हमारी रफ ईआर होती है उसका वर्क होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इनमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो वो अनमेच्योर प्रोटीन होता है। तो उस अनमेच्योर प्रोटीन को मेच्योर करने का वर्क किसका होता है, गोल्जी का। ये गोल्जी अपरेटर जो होता है उसका वर्क होता है जो हमारा अनमेच्योर प्रोटीन होता है उसको मेच्योर करना। और इनके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके थ्रू मतलब प्रोटीन जो होता है पास होता है ईआर से गोल्जी अपरेटर में। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका क्या वर्क होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कोशिका की संरचना। सबसे पहले हमने डायग्राम देख लिया एंड उसमें ऑर्गन्स देख लिए, एंड थोड़ा मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, उनका क्या वर्क होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ थ्योरी देखते हैं। कोशिकाएं सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमायुक्त, इनका साबिक युक्त एंड बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। और कोशिका की जो संरचना है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली हमने डायग्राम में देखा कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि किसके, लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर निकालने में नियंत्रण करती है। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद कोशिका द्रव्य के बारे में हम देखेंगे। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर ही काफ़ी सारे ऑर्गन होते हैं। जो भी हमने ऑर्गन्स देखे, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, ये सभी अंग किसके अंदर होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका द्रव में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षता पूर्वक संपन्न करते हैं। अब जो हमने स्ट्रक्चर में जिन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था वो ऑर्गन्स को हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, कोशिका द्रव में कौन सा ऑर्गन होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म सांखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाहर झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट कौन सा अंग होता है, राइबोसोम। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं।
ये अंतः प्रदवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं। हमने बताया था ना कि अंतः प्रदवी जालिका जो होती है उनकी झिल्ली से लगे हुए रहते हैं, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। उसके बाद है गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं जो होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। एंड इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडलियों या सिस्टर्नी के समूह की तरह होते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें एंजाइम होते हैं एंड कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। कि लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। अगर सेल में अगर कोई भी कमी आ जाती है, अगर ये कोई भी मतलब टॉक्सिक अगर पदार्थ उसमें आ जाता है तो वो जो होता है थैली, उसमें जो एंजाइम होते हैं वो पूरी थैली जो होती है फट जाती है और उस कोशिका को वहीं पर ही पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमें एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी बोलते हैं। ओके, और कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं सेल्स में, जैसे कि लवक, रसधानी, तारक्काएं, प्लास्टिड वोक्यूल्स एंड सेंट्रियोसोम की सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं ये, और ये एक सेल के प्रोडक्ट के रूप में भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे केंद्रक। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल अथवा एवं गाढ़ी रचना पाई जाती है। एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। कि जब भी कोशिका में सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के टाइम पे जो हमारा डीएनए होता है वो किसी मतलब एक जाली के समान धागे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और ये धागे जैसी संरचना जो होती है सभी कोशिकाओं में चली जाती है, जिसे हम उसमें क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव में एक छोटी गोलाकार अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है और कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हमने देख लिया कि केंद्रक के क्या वर्क होते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।